क्या होता है जब दो अरबपति एक सोने के खान पर टकराते हैं और उस खान की चाबी माइनर के हाथ में है, तो हर कोई जानता है कि जिसके पास खाने की चाबी है उसी के पास सोना भी होगा। फ्यूचर ग्रुप इस मामले में माइनर है और माइनर की कुंजी 1800 रिटेल स्टोर है, जो कि लगभग पूरे भारत में 400 से अधिक शहरों और कस्बों में है, जैसे कि बिग बाजार। अमेज़ॉन के लिए ये उपभोक्ताओं को 2 घंटे की समय सीमा के भीतर डिलीवरी करने की अपनी योजना के लिए आंतरिक होगा, जिससे ये कंज्यूमर एक्सपीरियंस में लगभग अनबीटेबल हो जाएगा। और वहीं रिलायंस के लिए इसी सौदे ने उसे भारत के सबसे बड़े रिटेलर्स के रूप में मजबूती से फिर से स्थापित कर दिया होगा, जो छोटे शहरों और कस्बों में लगभग रातों रात उपस्थिति प्रदान करती हुई उसकी ई-कॉमर्स डिलीवरी के लिए 5000 से ज़्यादा छोटे शहरों या कस्बों तक पहुंचने के लिए अंतिम मील की दूरी को जोड़ेगा, जहां बहुत कम या फिर कोई इंटरनेट फैसिलिटी ही नहीं होगी। कभी रिटेल के बेताज बादशाह किशोर बियानी, जिन्होंने 2001 में भारत की पहली हाइपरमार्केट रिटेल स्टोर चेन बिग बाजार की स्थापना की, वॉज स्ट्रगलिंग बाय द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2019। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फ्यूचर रिटेल ने उस समय प्रॉफिट में 15% की गिरावट और राजस्व में 3% की गिरावट दर्ज की थी। वहीं कर्ज जमा हो रहा था और ये 2019 में 12,778 करोड़ रुपीस हो गया था, जिसमें फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर सप्लाई और फ्यूचर कंज्यूमर में 33.5% बियानी परिवार की अधिकांश हिस्सेदारी पहले से ही उधारदाताओं को दी गई थी। मार्च 2020 तक रेटिंग एजेंसी ICRA ने पहले ही फ्यूचर ग्रुप पर नकारात्मक रेटिंग रख दी थी और 2019 वह साल था जिसने बहुत सारे बिजनेसेस, विशेष रूप से रिटेल को आर्थिक संकट में डाल दिया, जो अपने 6 साल के निचले स्तर पर था, और फ्यूचर रिटेल ने अपने विशाल पदचिह्न के साथ इसके आकार के अनुरूप परिणाम भुगते। कॉरपोरेट नेगोशिएशंस कभी भी बंद नहीं होती और हर कोई हर किसी के साथ सौदे की कोशिश में है। अगस्त 2019 में फ्यूचर ग्रुप ने अपनी गैर सूचीबद्ध एंटिटी फ्यूचर कूपन का 49% हिस्सा 1500 करोड़ में बेचने के लिए अमेज़ॉन के साथ एक सौदा किया। इस सौदे ने फ्यूचर ग्रुप पर कई प्रतिबंध लगाए, विशेष रूप से उन 15 प्रतिबंधित संस्थाओं के संबंध में जिसके साथ फ्यूचर ग्रुप आगे कोई भी डील नहीं कर सकता था। सूची शायद ये दिखाने के लिए था कि अमेज़ॉन भविष्य की प्रतिस्पर्धा पर विचार करता है, क्योंकि इसमें रिलायंस, वॉलमार्ट, गूगल, सॉफ्टबैंक, अलीबाबा, ईबे, टारगेट, पेटीएम, जोमैटो, स्विगी, अन्य शामिल है। इसने फ्यूचर ग्रुप को फूड, नॉन फूड रिटेल में ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटेल में लगे किसी भी व्यक्ति को हिस्सेदारी बेचने से भी प्रतिबंधित कर दिया था। ये बियानी के लिए एक हाथ बंधे हुए सौदे की तरह लग रहा था। For he may not have signed it unless he had to be seeking for desperate measures for a desperate times. लेकिन भविष्य के संकटों के लिए और भी बहुत कुछ था। कोविड की वजह से लॉकडाउन ने 30,000 करोड़ रुपीस की रिटेल जाइंट के लिए स्थिति और ख़राब कर दी। मॉल और रिटेल आउटलेट बंद होने के 2 महीने बाद केयर, ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड, ने रिटेल क्षेत्र को निगेटिव दृष्टिकोण दिया। अप्रैल तक फ्यूचर रिटेल की बिक्री सामान्य स्तर से लगभग 75% कम हो गई थी, जिससे वर्किंग कैपिटल पर भी भारी दबाव पड़ा। फिच रेटिंग एजेंसी ने फ्यूचर रिटेल को अपनी रेटिंग में पर्याप्त जोखिम वाले कंपनियों से जोड़ा, जिससे फ्यूचर रिटेल का शेयर मूल्य जनवरी 2020 में 350 रुपीस से गिरकर अप्रैल 2020 तक इस कीमत की लगभग 5वां हिस्सा हो गया था। बियानी और उनके कंपनियों के लिए सिचुएशन गंभीर हो गया था। फोर्ब्स के अनुसार बियानी फैमिली की कुल संपत्ति $1.8 बिलियन से गिरकर $400 मिलियन हो गई थी। जून 2020 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल ने अपने विशाल फुटप्रिंट पर नज़र रखते हुए फ्यूचर ग्रुप की हिस्सेदारी के लिए खुद को दूसरे गंभीर बायर के रूप में देखा। और वहीं अमेज़ॉन से बातचीत में देरी होने के कारण बियानी चिंतित होने लगे थे, जिसके कारण उनके लिए एकमात्र रिलायंस ही अब दावेदार रह गया था। टेलीकॉम और रिटेल के नए बिजनेसेस पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही पिछले 2 वर्षों में रिलायंस ने अपने ई-कॉमर्स और टेलीकॉम बिजनेसेस के निर्माण के लिए अपनी व्यापक रणनीति के एक हिस्से के रूप में कई सारे कंपनियों का अधिग्रहण किया था, सच एस बालाजी टेलीफिल्म्स, एडकास्ट, एम्बाइब, सावन, रेडिसेस, ईरोज, हैथवे, हैप्टिक, अर्बन लैडर, ग्रैब एंड मेनी मोर। यूरो मॉनिटर के अनुसार भारत का रिटेल मार्केट का आकार लगभग
42 लाख करोड़ रुपए का है, जो किराना और अन्य श्रेणियों जैसे अपीरियल और इलेक्ट्रॉनिक के बीच विभाजित है, विच इज़ अबाउट 59:41। एट प्रेजेंट रिलायंस रिटेल का स्टोर नेटवर्क रिटेल बिजनेस के भीतर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की ओर झुका हुआ है, जो कि इसकी कुल स्टोर संख्या का लगभग 3/4 हिस्सा है और 45,000 करोड़ रुपए के राजस्व का 1/4 हिस्सा जनरेट करता है। फ्यूचर रिलायंस का सम्मेलन भारत में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के विकास मार्ग को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए निर्धारित किया गया सेगमेंट था। इंडिया, जो विश्व स्तर में सबसे बड़ा खुला बाजार है, वहां ई कॉमर्स अभी तक सभी रिटेल सेल्स का केवल 3% मात्र है। रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि भारत का रिटेल मार्केट 2019 में $700 बिलियन से बढ़कर 2025 तक $1.3 ट्रिलियन का हो जाएगा। और ये वही दाव है जिसको जीतने के लिए फ्यूचर, रिलायंस और अमेजॉन के बीच ये सब चल रहा है। जुलाई 2020 तक रिलायंस रिटेल पहले से ही भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक प्रॉफिटेबल रिटेल बिजनेस था। डेलोइट के ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2020 इंडेक्स में रिलायंस वित्तीय वर्ष 2013-18 के बीच वैश्विक स्तर पर 50 सबसे तेजी से बढ़ती हुई रिटेलरों में से एक था। 7,000 शहरों और कस्बों में लगभग 12,000 रिटेल स्टोर के साथ रिलायंस रिटेल का विजन एक वैश्विक पावर हाउस बनने का है। यहीं पर फ्यूचर ग्रुप के साथ सौदा मुकेश अंबानी की ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल सेगमेंट में लीडर बनने की महत्वाकांक्षा में पूरी तरह से फिट बैठता है। वहीं फ्यूचर लाइफस्टाइल, कंज्यूमर एंड फूड सेगमेंट पूरी तरह से रिलायंस रिटेल स्टोर का पूरक है और ये कॉम्बिनेशन प्रत्येक भारतीय उपभोक्ता की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता वाला एक विशाल संगठन बन जाएगा, जिसके कारण अगस्त 2020 में रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप को 24,713 करोड़ रुपए के नकद सौदे में खरीदा, जो भारत में अब तक का सबसे बड़ा खुदरा अधिग्रहण है। ये एक मीठा सौदा है जिसमें रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की सभी उधार और उसकी मौजूदा देनदारियों का भी ख्याल रखता है। इस अधिकरण में फ्यूचर की 5 कंपनियां शामिल है जो रिलायंस को सभी रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग का नियंत्रण देती है। और इसमें फ्यूचर ग्रुप की 3 सूचीबद्ध इकाइयाँ फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल और फ्यूचर कंज्यूमर शामिल है। वहीं इसमें बियानी को उपभोक्ता और फैशन उत्पादकों के निर्माण और वितरण को बरकरार रखने का मौका भी मिलता है। अक्टूबर 2020 में अमेजॉन हरकत में आया और उसने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर SIAC में एक आपातकालीन मध्यस्थता का मामला दायर किया। SIAC क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए एक अल्टरनेटिव विवाद समाधान प्रोसेस है और ये ऐसी रूलिंग्स देती है विच यूजुअली डू नॉट गेट ऑब्टर्न्ड बाय द रेगुलर कोर्ट ऑफ नेशन, और ये इस लड़ाई में अमेजॉन को कंटिन्यू रहने की आधार भी देती है। SIAC को अपनी याचिका में अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को फ्यूचर कूपन के साथ अपने समझौते के तहत कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन बताते हुए प्रतिबंधित व्यक्तियों को बेचने से रोकने के लिए कहा। SIAC की आपातकालीन मध्यस्थता आमतौर पर 14 दिनों के भीतर तेजी से हल हो जाती है और SIAC ने अमेजॉन की दलीलों को सही बताया, जिसके कारण फ्यूचर और रिलायंस सौदे में डिले होने लगी। SIAC के फैसले के बाद फ्यूचर ग्रुप द्वारा तुरंत मीडिया में 2 प्रमुख बिंदु रखे गए थे। पहला, फ्यूचर रिटेल का अमेजॉन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये फ्यूचर कूपन के साथ हुआ था, एंड आर्बिट्रेशन ओनली कंसर्न द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा ये कि भारत का आर्बिट्रेशन एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज द मैकेनिज्म ऑफ इमरजेंसी एट्रीब्यूशन अवार्ड्स। SIAC के फैसले के बाद अमेजॉन फ्यूचर रिलायंस सौदे के खिलाफ सेबी, CCI और स्टॉक एक्सचेंज को लिखने के लिए तत्पर था, जो लेनदेन को पूरा करने के लिए सेबी की मंजूरी और स्टॉक एक्सचेंज से NOC की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इसके तुरंत बाद अक्टूबर 2020 के अंत में अमेजॉन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर फ्यूचर रिलायंस सौदे में SIAC के फैसले को लागू करने की मांग की। और तभी दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश बेंच ने फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस के साथ अपने सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिसमें ये भी कहा गया था कि SIAC का निर्णय वॉज नॉट अ नॉलिटी। तब डिवीजन बेंच को फ्यूचर की अपील ने यथास्थिति के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि फ्यूचर रिटेल मध्यस्थता समझौते का पक्ष नहीं था और इसलिए ग्रुप ऑफ कंपनीज सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। As this piece was going into print,
अमेज़ॉन ने वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि डिवीज़न बेंच का आदेश क्षेत्र अधिकार के बिना अवैध और मनमाना है। और इसी बीच फ्यूचर और रिलायंस सौदे को सेबी और स्टॉक एक्सचेंज से कंडीशनल मंजूरी भी मिल गई और मामला अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑल्सो कॉल्ड NCLT के पास है, जिसे अमेज़ॉन ने रहने की मांग की थी। इस गाथा में अब तक कई ट्विस्ट और टर्न्स आए और ये केवल और अधिक का वादा करती है। मुकाबला अमेज़ॉन और रिलायंस के बीच है और इनाम फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति है। किसने सोचा होगा कि एक खून से लथपथ मरा हुआ योद्धा एक ट्रॉफी बन जाएगा। And with that said, I'm taking a leave. Hope you had learned something today. Thank you for watching and God bless you all.